Electrochemistry. See, thermodynamics, ionic equilibrium, electrochemistry, they are somewhat heavy chapters, mean the content is vast in these chapters. थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की भी रिक्वायरमेंट होती है इन चैप्टर्स में. सो अगेन डे 1 से जैसा मैं बोलता हूँ, ये तीनों चैप्टर उतने इजी नहीं है, बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे. एटलीस्ट यदि मैं बेसिक फंडामेंटल लेवल की बात करूंगा, जेई मेंस लेवल की बात करूंगा, तो उतना तो हमसे क्वेश्चन बनेंगे इजीली. तो जेई मेंस का तो यदि हमने एक बार अच्छे से पढ़ा है तो जेई मेंस के तो सारे क्वेश्चन हम डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं. हाँ, एडवांस में कभी-कभी ऐसा होता है कि इन क्वेश्चन, इन चैप्टर से ऐसे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं कि बहुत प्रैक्टिस के बाद भी कभी होते हैं कभी नहीं होते. इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि हमें छोड़ के जाना है, ठीक है. तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है. तो डे 1 से तुम माइंडसेट थोड़ा वैसा रखोगे कि हमें आज से क्लास के साथ-साथ चलते जाना है, तो तुम्हें चीजें समझ में आती रहेंगी. और तीनों ही चैप्टर देखा जाए तो क्या है, बड़े चैप्टर से मेनली. थर्मोडायनेमिक्स जैसे 3 पार्ट में डिवाइडेड था. थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, सॉरी फर्स्ट लॉ, उसके बाद आ जाते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, फिर सेकंड एंड थर्ड लॉ. आयोनिक इक्विलिब्रियम में से अलग-अलग पार्ट में डिवाइडेड है. बेसिक पीएच कैलकुलेशन, फिर हाइड्रोलिसिस एंड बफर, और उसके बाद सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. फर्स्ट वन वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल. सेकंड वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस. And the third one conductance. So there are 3 part: voltaic and galvanic cell, second part electrolytic cell or electrolysis, and the third part is conductance, right? तीनों पार्ट. सबसे पहले हम जैसे आज वोल्टाइक सेल स्टार्ट करेंगे. वोल्टाइक सेल इट विल टेक रफली मिनिमम लाइक 5 to 6 आवर्स. हमें 3 से 4 लेक्चर तो मिनिमम इसमें लगना ही है, जो सबसे बोल सकते हैं लेंथी पार्ट है, बड़ा पार्ट है इसमें. फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स देखेंगे और लास्ट में कंडक्टेंस देखेंगे. तो आज ये मान के चलो हम 16 को स्टार्ट कर रहे हैं. मिनिमम इट विल टेक 10 to 12 लेक्चर्स. तो मैं थोड़ा सा इससे डेफिनेटली जो टाइम है, हाँ जितना हमारे पास, मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा. स्पीड अप करूंगा मतलब नंबर ऑफ लेक्चर्स, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा मैं अपनी. इस वीक में तो एक ही है, बट नेक्स्ट वीक से शायद मैं अपने मिनिमम 4 लेक्चर लूं. टेस्ट ना हो तो संडे को लेक्चर रखा जाए, जैसा भी होगा. क्योंकि यदि हम नॉर्मल 1 2 3 फ्रीक्वेंसी गए तो वो पूरा 1 महीने से भी ज्यादा लग जाए. तो मैं चाहता नहीं हूं कि इतना लंबा टाइम फ्रेम ले. और स्टिल ऐसा नहीं कि मैं चीजें जल्दी खत्म करूंगा, बस फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ेंगे. तो मैं उसके साथ जब जिस दिन जितना लेक्चर हो उतना हम लेक्चर नोट्स पढ़ते गए, डेरिवेशन खुद से करते चले गए, एक बार खुद से लिख कर देख लिया, और फिर होमवर्क उसका जो है वो अटेम्प्ट कर लिया. मैं फिर से रिपीट करूं तो यदि काफी बार ऐसा होता है जेई प्रिपरेशन में, मतलब कोई भी, इवन मैंने भी किया था, या लास्ट ईयर सुमित बेरा की भी बात करूंगा, कभी ऐसा नहीं होता है ड्यूरिंग द लेक्चर्स कि हाँ चलो हमारा बुकलेट पूरा कंप्लीट हो गया, होमवर्क हो गया. 100% तो होता ही नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 100% तो हमारे जेई में आने नहीं वाले हैं कभी भी. तो होमवर्क इतना कंटेंट रहता है बुकलेट में कि हमेशा कुछ पेंडिंग रहता है. बट बेसिक एक्सरसाइज सबसे पहले, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2. पार्ट 2 पहले कर लो, ऑब्जेक्टिव है, सिंपल है, बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होंगे. पार्ट 1 फिर कर लो. तो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 जो जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट. तुमने इतना कंप्लीट कर लिया ना, व्हिच इज रफली 50% ऑफ द सिलेबस. जो 50% है सिलेबस का, 50% बुकलेट का, 50% भी नहीं, क्योंकि इसमें एडवांस में ज्यादा टाइम लगता है. 35% बोल सकते हो. तुम जेई मेंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा. ठीक है. उसके बाद तुम्हें यदि बाई चांस ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम है, थोड़ा नहीं है, तो कुछ पार्ट सेकंड एक्सरसाइज का भी अटेम्प्ट कर लिया, और उस एक नोटबुक में लिख लिया कि ये पेंडिंग एक्सरसाइज 2 का, एक्सरसाइज 3 का. जब जैसे तुम्हें टाइम मिलता है, जब सिलेबस खत्म होता है या बीच में वेकेशंस आती हैं, तो तुम्हें एग्जैक्टली पता रहे हाँ इस चैप्टर में ये बचा है, ये हुआ है. तो थोड़ा सा थॉट क्लियरिटी. लेक्चर नोट्स अच्छे से बनाने हैं ड्यूरिंग द लेक्चर. सेकंड पार्ट लेक्चर नोट्स को पढ़ना है, और थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 1 बेसिक फंडामेंटल करते जाना है. इतना हम करते चले जाए तो तुम जेई मेंस एटलीस्ट हम ये रहेगा कि हाँ चलो हम एक चीज के लिए बहुत अच्छे से सिक्योर हैं. और मेंस और एडवांस में भी मैं बात करूंगा, यदि टाइम पे भी होती है, जनवरी एंड मई 4.5 मंथ्स का मिनिमम गैप मिलता है,
120-130 डेज का गैप मिनिमम मिलता है, यदि टाइम पे होती है तो। और यदि कोविड के कारण थोड़ी डिले होती है तो फिर हमें और भी ज्यादा टाइम मिलेगा, बट 125 डेज टाइम इज क्वाइट इनफ कि हम उसमें भी फिर बहुत, यदि फंडामेंटल्स क्लियर है तो उसमें बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करते चले जाए। हाँ, बट यदि फंडामेंटल्स क्लियर नहीं तो 125 डेज क्या 250 डेज भी कम पड़ेंगे। फंडामेंटल क्लियर सिर्फ और सिर्फ लेक्चर के टाइम पे ही होते हैं। लेक्चर जब चल रहा होता है उसमें, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो लेक्चर के बाद, उसमें ही हो। बाद में तुम रिवाइज कर सकते हो, फंडामेंटल्स बना नहीं सकते हो चीजों के। एक दो तीन चैप्टर है ठीक है, बट तुम सोचोगे पूरा सिलेबस हम तब अच्छे से करेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? चलो, तो टाइमली साथ में करते चलो। आयोनिक जिन लोगों ने टाइमली किया होगा उन्हें फील हुआ होगा कि हाँ चलो हमें बेसिक्स तो पता है। मतलब यदि तुम काफी बच्चे जब सेंटर पे भी मिलने आ रहे हैं, कॉल गया है, तो तुम्हारे एटलीस्ट तुमने जो लेक्चर नोट्स में लिखा है वो फॉर्मूले तो तुम्हें याद हो, जो डेरिवेशन क्लास में की तुम उतना तुम्हें बनना चाहिए। बट यदि नहीं बन रहे, काफी बच्चे बता भी रहे थे सही आंसर, काफी बच्चे नहीं भी बता पा रहे थे, तो फिर हमने जो एक महीने आयोनिक इक्विलिब्रियम किया, तो एक महीने से भी ज्यादा तुमने फिर क्या किया उस टाइम घर पर। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अब 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, इतना पढ़ो कि हमारे हाथ में कुछ आ जाए एट द एंड। और वो शायद 2 या 3 घंटे इफिशियंसी से पढ़ोगे, इफिशियंसी होगी तुम्हारी, इफेक्टिवली पढ़ोगे तो 2 to 3 hours will be more than enough to get very good rank in JEE main at least, फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए। तो 3 घंटे में 1 घंटा लेक्चर नोट्स को बहुत अच्छे से काम किया, 2 घंटे होमवर्क किया। तुम 3 घंटे ही पढ़ रहे हो तो जेई में मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि 3 घंटे ही पढ़ो। वैसे तो इस टाइम में 7-8 घंटे से कम का तो क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए। बट कहीं ना कहीं हमारी इफिशियंसी थोड़ी कम रहती है, मोबाइल पास में रहता है, लैपटॉप डेस्कटॉप पास में रहते हैं, बंद करके रख दो लेक्चर के बाद, स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। मतलब कुछ बच्चे अभी भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर में 50% सुन रहे हो, उसके बाद वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, तो लेक्चर अटेंड क्यों कर रहे हो फिर तुम? क्यों हम यहाँ भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बाद में भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मतलब स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए लेक्चर के बाद। बिल्कुल भी सामने मोबाइल और यूट्यूब चैनल, जब लेक्चर अटेंड किया तो क्या काम है फिर उसका? इज दैट ओके समीक्षा? यस सर। प्रीति, तुम्हारा एक दो बार बीच में कॉल आ रहा था जो मैंने मिस कर दिया था, कभी क्लास में था, कभी कुछ रीजन था। तुम सेंटर नहीं आए हो अब तक, राइट? यस सर, नहीं आई हूँ। हाँ, तो मेरा मतलब ये नहीं था, पूछना नहीं था, मेरा मतलब था क्यों नहीं आई हो। Okay, now you can again write this to heading. Galvanic cell, voltaic cell और electrolytic cell मुझे इन दोनों में differentiate करना है. Then we'll start with the first one.
मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो सर। यस सर। मुझे लग तो नहीं रहा कि ऐसा होना चाहिए, कंफर्म करो। नहीं हो रही है सर। नहीं हो रही है सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। हाँ, क्या बोल रहे हो, बोलो फिर से। आर्य, am I audible now properly? यस सर। ईशान, यस सर। चलो देखो, अब मैं थोड़ा सा, तुम पहले इतना कॉपी करो, फिर मैं ब्रीफ कर देता हूँ एग्जैक्टली क्या होते हैं वोल्टाइक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, लेट मी टेक सम एग्जांपल्स फॉर वोल्टाइक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो उससे तुम्हें ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी कि दोनों क्या हैं एग्जैक्टली। वोल्टाइक सेल, ये मोबाइल की जो बैटरी है, क्लियर, ये वोल्टाइक सेल होंगे। ये वोल्टाइक सेल कैसे होंगे, इनमें कुछ लेड कैडमियम बैटरीज होती हैं जनरली मोबाइल्स में, तो लेड और कैडमियम के बीच में कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, और वो रिएक्शंस के कारण दे आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो हम मतलब मोबाइल को ऑपरेट करने में यूज कर पा रहे हैं। और एग्जांपल्स लेता हूं मैं इसके, पेंसिल सेल, जो वॉच में लगते हैं, पेंसिल सेल्स या टॉयज में लगते हैं, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और हम बात करें और भी कुछ वोल्टाइक सेल की, हमारे 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स की बैटरी, जो बैटरी होती है उसमें कुछ हम उसमें बोलते हैं कुछ केमिकल्स हैं, और उसमें कुछ वाटर लेवल होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, दे आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो गाड़ी को स्टार्ट करने में, उसके पावर को जनरेट करने में, जो लाइट्स हम यूज करते हैं, और उसके बाद फिर हॉर्न के लिए जब हम यूज करते हैं तो वो बैटरी यूजफुल होती है उसमें। तो वो काउंट हो गए वोल्टाइक सेल की कैटेगरी में। केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, रिएक्शंस आर अकरिंग ऑन देयर ओन, डेल्टा जी लेस देन 0, क्लियर। यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस में जस्ट अपोजिट होता है, केमिकल रिएक्शंस खुद से नहीं हो रही हैं, दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म केमिकल रिएक्शंस, basically we have to supply electricity, we have to supply electrical energy। एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं हम, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मेटलर्जी में, तो मेटलर्जी में इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, वो इसका एक एग्जांपल होता है। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम इट्स कोर वी नीड टू सप्लाई एनर्जी, वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है। रिएक्शन खुद से नहीं होती, फोर्सफुली परफॉर्म किया जाता है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। अब आते हैं एनोड और कैथोड के साइन पर, ये नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, उस पर आ जाते हैं हम। देखो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, कैथोड इज एक्सपेरिमेंट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। कैथोड इज एक्सपेरिमेंट में व्हेन वी आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो उसमें हम हाई 10,000 वोल्ट हम सप्लाई कर रहे हैं, तो कैथोड रेज, कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल, तुम ऐसे किसी भी एक चीज को होल्ड करके याद रखो, तो उसमें कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, एनोड पॉजिटिव, ये डिफरेंसेस हैं, तो एनोड इसमें नेगेटिव हो जाएगा और कैथोड पॉजिटिव। तो एक भी याद रख लिया तो सारे इजीली रिलेट कर पाओगे, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, इसका एनोड पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी, क्लियर। ये डिफरेंसेस हमने लिखे हैं, इसलिए दोनों के चार्ज अपोजिट होंगे, एक में हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें, एक में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही। इन हर्षिता का मैसेज है, इन्वर्टर किसमें आएगा, इन्वर्टर भी एक मतलब वही है, वोल्टाइक सेल है, उस वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। वैसे मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊं तो पता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वोल्टाइक सेल्स, मतलब ये जो वोल्टाइक सेल्स हैं, दे आर रिवर्सिबल सेल। रिवर्सिबल मतलब, चलो केमिकल रिएक्शन ये हो रही है इनमें, A+B गिविंग C, सो दे आर रिवर्सिबल रिएक्शन, दे कैन प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन। हमारे पास इनिशियली प्रोडक्ट नहीं है A और B, तो जब फॉरवर्ड जा रही है तो रिएक्शन खुद से हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जो मोबाइल की बैटरी हो गया, इन्वर्टर हो गया, और उसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग प्रोसेस, हम उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। जब तुम उसे चार्ज करोगे ना, वापस बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चले जाएगी, तो वापस से रिएक्टेंट बन जाएंगे, फिर तुम उसे डिस्चार्ज करोगे, फिर चार्ज करोगे, इट इज अ कंटिन्यूअस मतलब रेगुलर प्रोसेस, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो वो दोनों में काउंट होंगी, जब तुम उसको चार्ज कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में काउंट हो गए, और जब तुम उसको डिस्चार्ज कर रहे हो तो वोल्टाइक सेल में काउंट हो गए। सो मोबाइल की बैटरी, इन्वर्टर बैटरीज,
ये दोनों में ही आ जाएंगे। Is that okay, हर्षिता? Yes, sir. अब इनमें कॉमन पॉइंट भी है, मैं डिफरेंस पे न लिख के अलग से लिख देता हूं कॉमन पॉइंट। What is anode? Can anyone define what is anode? क्या होता है एनोड? Can anyone define what is anode and what is cathode? Anode, it is, anode is the electrode at which oxidation takes place. Cathode is the electrode at which reduction takes place. एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसपे रिडक्शन होता है। Here, this is the basic fundamental definitions of anode and cathode. फिर इसको मॉडिफाई करके काफी कुछ और भी तुम डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है सर किसमें ऑक्सीडेशन होगा, वोल्टाइक सेल में या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? सो इन बोथ टाइप ऑफ सेल, मतलब चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे वो वोल्टाइक सेल हो, दोनों में ही एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। दिस इज नॉट द डिफरेंस, दिस इज द सिमिलरिटी। इसलिए मैंने डिफरेंसेस में नहीं लिखा है, अलग से लिखा है। क्लियर? Anode is the electrode at which oxidation takes place. Cathode is the electrode at which reduction takes place in both voltaic as well as electrolytic cell. क्या इतना क्लियर है? सर Yes. सर अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो उस पर साइन हमेशा निगेटिव होना चाहिए ना? क्यों ऐसा कहाँ लिखा है कि ऑक्सीडेशन होगा तो नेगेटिव साइन होगा? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं ना। थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं बस वोल्टाइक सेल जब ड्रॉ करूंगा उसकी फंक्शनिंग बताऊंगा तब थोड़ा सा तुम्हें आइडिया लगेगा ना। बस मैं स्टार्ट अभी बताने वाला हूँ कि क्यों नेगेटिव होता है क्यों पॉजिटिव होता है, ये अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। दो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे माना, बट जिस पे नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज आया क्यों है ये बताओ मुझे। शायद इसलिए आया ना उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ सर। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए, किसी ने लूज कर दिया उस पे इलेक्ट्रॉन आकर। यस लूज सर। कर दिया, ऑक्सीडेशन हो रहा है उस पर। दो वेट करो ना, बस वो आएगा कि क्यों नेगेटिव क्यों पॉजिटिव, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा मैं। हो गया कॉपी इतना? यस सर। Yes, sir. ओके। वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल बोथ आर सेम। हम स्टार्ट करें वोल्टाइक सेल से। तुम्हें ड्रॉ करना है ना, आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल फॉर द गैल्वेनिक सेल, और मैं उसके जितने भी पार्ट्स हैं हर पार्ट का क्या फंक्शन है, क्या रिएक्शंस हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन है,
कैसे ड्रॉ करते हैं वो सब कुछ बता रहा हूं। और ये एग्जांपल हम ले लेते हैं डेनियल सेल का। डेनियल सेल, डेनियल सेल क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल इन व्हिच एनोड इज मेड अप ऑफ जिंक and dipped in ZnSO4 aqueous solution. Cathode is made up of copper, which is dipped in CuSO4 aqueous solution. When there is a zinc and copper solutions and their metal electrode dipped into their solution, such kind of combination is called Daniell cell. इसे Daniell cell कहा जाता है। अब by convention, बोर्ड पे देखना 2 मिनट, by convention left side we need to draw anode, ये anode ही होता है। This is called anode half cell. This one is called cathode half cell. This is definite in a voltaic cell, in an electrolytic cell. There is a transfer of charge. किसी का ऑक्सीडेशन, किसी का रिडक्शन, यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है या इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, मतलब हम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट तो है। क्लियर? इस चैप्टर में पुराना क्या क्या यूज आ सकता है मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। थोड़ा सा पार्ट थर्मोडायनेमिक्स का यूज आएगा, एक मतलब मुश्किल से 1 या 2 हेडिंग में। आयोनिक का इसमें यूज आ सकता है जो जस्ट हमने भी किया है, और इसमें बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का यूज आएगा। तो तुम चाहो तो आज के लेक्चर के बाद रिवाइज कर लेना नेक्स्ट वीक तक। क्लियर? सो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट, उसका यूज आएगा। सेकंड, सम पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्पेशली गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा। और थर्ड इसमें आयोनिक। So this one is anode, electrode, second electrode is called cathode, और इसे हमेशा कैथोड को राइट में ही ड्रॉ किया जाता है, एनोड को लेफ्ट में ड्रॉ किया जाता है, ऐसा कन्वेंशन है, ताकि हमें देखते से पता चले which is anode, which one is cathode, कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? चलो, क्या इसमें कुछ कमी लग रही है? क्या इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे? यहां से सर्किट स्टार्ट हुआ, सर्किट यहां पे जाके रुक गया, क्या ये सर्किट क्लोज हुआ है? क्या इलेक्ट्रिसिटी करंट मूव हो सकता है क्या इसमें? नहीं। तो सर्किट कंप्लीट करना है हमारा टास्क। सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर लगा देते हैं सॉल्ट ब्रिज। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। इसमें सेमी सॉलिड फॉर्म में कुछ सॉल्ट को ले लिया जाता है। लेट से वी आर टेकिंग हियर KNO3, सो K प्लस NO3 माइनस इन सेमी सॉलिड फॉर्म। क्लियर? वो भी देखेंगे क्यों सेमी सॉलिड फॉर्म में लिया है। सो सॉल्ट ब्रिज आ गया यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, which is also called inner circuit. This is called outer circuit. तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए इसका मेनली यूज आएगा सॉल्ट ब्रिज का। चलो जल्दी से इतना ड्रॉ करो, फिर इसके बाद हम इसके फंक्शंस देखते हैं। और अभी मैंने सारे पार्ट्स ड्रॉ कर दिए हैं, कौन सा लेफ्ट साइड कौन सा राइट साइड वो बता दिया है। एनोड हाफ सेल लेफ्ट साइड, कैथोड हाफ सेल राइट साइड। सर यस सर वो सेमी सॉलिड KNO2 है। सेमी सॉलिड KNO3, मतलब और भी सॉल्ट यूज कर सकते हैं वहां पे। अभी मैंने KNO3 एग्जांपल ले लिया। सर वो सॉल्ट ब्रिज का एक बार वापस समझा दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। Salt bridge is there to complete the circuit. If we are going from here to here, circle will not be completed. तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है ताकि करंट का फ्लो बना रहे। राइट? ओके सर।
हो गया कॉपी? यस सर। Yes, sir. No, Yes, sir. sir. देखो अब आते हैं हम रिएक्शंस, चार्ज, उन सब पर। एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, सो जिंक Zn2+, Zn सॉलिड कन्वर्ट होगा Zn2+ एक्वस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। यहाँ पे जो जिंक है Zn2+ में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो Zn यहां से तो यहां पे चला गया, खुद सॉल्यूशन में चला गया Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए इस इलेक्ट्रोड पर। और ये जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए ना, बिकॉज ऑफ दिस एनोड इज द नेगेटिव टर्मिनल। ये एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया है जो जिंक ने लूज किया है और Zn2+ खुद चला गया सॉल्यूशन में और नेगेटिव बना दिया इस इलेक्ट्रोड। क्लियर? अब यहां पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एनोड हो गया है, ये इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू मूव होके यहां पे आएंगे और ये जो Cu2+ है एट कैथोड, ये Cu2+ जो एक्वस सॉल्यूशन में ये मूव करेगा इस इलेक्ट्रोड की तरफ जो इसे पॉजिटिव बना देगा। पहले न्यूट्रल था, दिस Cu2+ विल गो टू दिस वन और वो इसे पॉजिटिव बनाएगा और वो Cu2+ इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फाइनली होगा क्या, यहां से कॉपर 2+ इस पे जाके डिपॉजिट होता चला जाएगा सॉलिड फॉर्म में और कुछ टाइम के बाद इसकी विड्थ भी इवन बढ़ने लगेगी और ये डिसॉल्व होता चला जाएगा तो इसकी विड्थ कम होने लगेगी। कुछ टाइम के बाद इसकी विड्थ कुछ ऐसे हो जाएगी और इसकी विड्थ बढ़ने लग जाएगी। इज दैट ओके? क्यों ये पॉजिटिव हुआ है, क्यों ये नेगेटिव हुआ है, अभी क्लियर है? यस सर। सर वो कैथोड वापस से बता दो ना। एक बार रिपीट कीजिए। एनोड पर जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो इलेक्ट्रॉन के कारण इस पे नेगेटिव आ गया, कॉपर 2+ आयन यहाँ पे मूव कर गए, उसके कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इस इलेक्ट्रोड पर। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव हुए, एनोड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, कॉपर 2+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। क्लियर? क्या इतना क्लियर है? यस सर। तो हमें बेसिक रिएक्शंस हमने देखे, अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हैं, ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं। सो चार्ज को, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, वी नीड टू बैलेंस द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस must be equal to number of electron gain। तो बाय चांस यहाँ पे 2 है। इन केस इफ यू हैव 3 here, जस्ट बाय चांस कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है L3+ होता है, 3 होता है यहाँ पर, तो फिर हमें 3 और 2, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 का करते हैं और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं पहले। सो बैलेंसिंग इज मस्ट इन केस ऑफ redox reaction। Cu2+ giving Zn2+ plus copper। This is the overall reaction। अब क्वेश्चन आता है
Sir, why we need two separate vessel for this kind of cell? एनोड अलग कैथोड अलग एक ही में क्यों नहीं कर दिया? क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं? क्यों अपनी कॉस्टिंग बढ़ा रहे हैं? इकोनॉमिकली क्यों नहीं सोच रहे हैं? तो बेसिकली इन दोनों के हम एक में रख देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? यहां से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है, क्लियर? इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन ये, करंट का डायरेक्शन ये होगा। तो यहाँ पे जो करंट का फ्लो हुआ है, उस करंट के फ्लो को हम यूटिलाइज कर रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू। बाई चांस यदि तुम एनोड कैथोड एक ही वेसल में रख दोगे ना, तो जिंक क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वहीं से कॉपर 2 प्लस आके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। सो रिएक्शन तो अभी भी होगा जो होना चाहिए, बट हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे रिएक्शन को। ऐसा हमारे पास जो अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन का करंट का फ्लो हुआ, उसे हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। जब करंट का फ्लो यहां से यहां हुआ तो हमने उसे यूटिलाइज कर लिया। समझ में आया? तो हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं यदि उसको 2 अलग अलग वेसल में रख रहे हैं और एक ही वेसल में रहेगा तो हमें करंट, हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे करंट को सिस्टम से। और एक और, जैसे जब हम सेकंड केस में आएंगे, एक और केस देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें एक ही वेसल रहेगा क्योंकि अब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो फिर एनोड कैथोड सबको एक में ही रख देंगे। क्या इतना क्लियर है क्यों 2 वेसल की रिक्वायरमेंट आई? यस सर। अब इन 2 वेसल की जगह वी कैन डू वन मोर थिंग। हम दोनों को एक भी वेसल में रख रहे हैं तो बीच में पार्टीशन लगा देते हैं, जो जनरली पेंसिल सेल में होता है। पेंसिल सेल में तो 2 वेसल नहीं दिख रहे, उसमें क्या होता है, बीच में एक इलेक्ट्रोड होता है और एक फिर कवरिंग होती है, क्लियर? एक पूरा कवर कर देते हैं और उसके बाहर हम दूसरा इलेक्ट्रोड रखते हैं। तो एनोड और कैथोड को सेपरेट कर दिया जाता है पार्टीशन से। तो यहाँ पर 2 वेसल से सेपरेट कर रहे हैं, पार्टीशन से सेपरेट कर दो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दो, एक ही बात है। बट सेपरेशन होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसी जगह से जो हमारे लिए डिजायर्ड है, राइट? चलो अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो और करंट के फ्लो पर। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, so this is the direction of flow of electron in outer circuit. Flow of current will be opposite, so करंट का फ्लो जस्ट अपोजिट हो जाएगा एक्सटर्नल सर्किट में। यदि हम बात करेंगे इंटरनल सर्किट में, सर यहां से यहां तो करंट का फ्लो समझ में आता है, यहां पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है इंटरनल सर्किट सॉल्ट ब्रिज में, वो भी देखते हैं। सॉल्ट ब्रिज में K plus NO3 minus है। Overall as a whole it is neutral, initially as a whole this is also neutral, पूरा का पूरा initially। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से यहां हो गया तो इस पूरे सिस्टम पर, मैं सिर्फ इलेक्ट्रोड की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हाफ सेल पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे पूरे हाफ सेल पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा नेट। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रेट आयन को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज K प्लस आयन को अट्रैक्ट करेगा जो सेमी सॉलिड फॉर्म में। वो तभी मूव होगा सेमी सॉलिड जब उसे कोई फोर्स लगाएगा। यहाँ पर लिक्विड या एक्वस होता है तो अपने आप फ्लो कर जाता, बट सॉलिड होगा तो कभी भी फ्लो नहीं करेगा। तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में आ गए, टूथपेस्ट बना दिया हमने, अगर जेली काइंड ऑफ चीज इसमें मिला दी जिससे वो टूथपेस्ट जैसा मटेरियल हो गया है। तो वो तभी फ्लो करेंगे आयंस जब उन्हें कोई अट्रैक्ट करेगा। तो जितना चार्ज होगा, जितना अट्रैक्शन होगा, उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, नेगेटिव यहाँ पे, चार्ज बैलेंस हो गया। यदि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जा रहा है, क्लियर? क्या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो अपोजिट होगा? सो इलेक्ट्रिक करंट यहां से आया, यहां से लेकर यहां पे चला गया, ऐसा कंप्लीट सर्किट हो गया। इज दैट ओके? यस सर। सॉल्ट ब्रिज का है, पॉजिटिव चार्ज यहां पे मूव किया, नेगेटिव चार्ज यहां पर मूव। सो फ्लो ऑफ आयंस इन बोथ द डायरेक्शन, बट द फ्लो ऑफ करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्लियर? यहां पे करंट का फ्लो है ड्यू टू चार्ज, यहाँ पे करंट का फ्लो है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। सो इस डायग्राम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। सर यस, वो ZnSO4 का स्प्लिटिंग कैसे होता है? वो तो एक्वस सॉल्यूशन है ना, इट एग्जिस्ट, सॉल्ट है, सॉल्ट आर ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। पढ़ा है अभी हमने रिसेंटली आयोनिक में। यस सर। सॉल्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। डिसॉल्व हो गया है तो फिर आयंस के फॉर्म में। हाँ, कुछ स्पेलिंगली सोल्युबल सॉल्ट होते हैं जो डिसॉल्व भी नहीं होते, यहाँ पे एक्वस लिखा है मतलब डिसॉल्व फॉर्म। इसका रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे बताता हूं मैं।
This is the representation of voltaic cell. Leftmost we need to draw electrode. बाई चांस यहाँ पे इलेक्ट्रोड और वो खुद सब्सटेंस और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों सेम है. कभी कभी इनर्ट इलेक्ट्रोड भी आएंगे. जिंक की जगह हम यहाँ पे प्लेटिनम गोल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, रिएक्शन किसी और का होगा. सो लेफ्ट मोस्ट कंपल्सरी वी नीड टू ड्रॉ एनोड. यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट जो भी एनोड है वो रहेगा. राइट मोस्ट वी नीड टू ड्रॉ कैथोड. राइट most we need to draw cathode. This double bar represents salt bridge. ये salt bridge को represent करता है double bar. Clear? अब ये जो ions है ना, ये ions का flow, इन ions का flow salt bridge के पास होता है. ये ions भी उससे neutralize होते हैं. So near the salt bridge we always need to write ions. So leftmost zinc, rightmost copper cathode. Near the salt bridge, right side में कैथोड का आयन, लेफ्ट साइड में एनोड का आयन. आयंस नियर सॉल्ट ब्रिज. तो आयंस को ड्रॉ कर दिया सॉल्ट ब्रिज के पास में. कर लो कॉपी. दिख रहा है ना नीचे तक? Yes, sir. यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट, ये तुम्हें शो करना था. यहाँ पे फिर रिप्रेजेंटेशन. सर यस सर वो नीचे Zn2 प्लस एंड CO2 प्लस क्या लिखा है? डबल बार रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज. सिंगल बार रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोड और आयंस को सेपरेट करता है. और ये आयंस के लिए लिखा है आयंस नियर द सॉल्ट ब्रिज. ठीक है. यस सर. Anode to cathode, flow of current from the salt bridge, cathode to anode from external circuit. और ये होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में. ये कैथोड टू एनोड है करंट, तो एनोड टू कैथोड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का.
सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स अगार जेली जो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज आएगा, बस इतना काम है जेली का, प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।